आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और ये पॉलिटिकल साइंस का कुछ चल रहा है, कुछ क्या चल रहा है, पूरा कुछ सीरीज़ चल रही है पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ बेहतर से बेहतर करने के लिए। आज अन्ना हरंत के बारे में पढ़ेंगे। बैनलिटी ऑफ इविल के बारे में उन्होंने बताया था। देखिए उन्होंने वो बहुत ही अच्छी रीडर थी और पढ़ने वाली थी, अंडरस्टैंड वगैरह करती थी वो, और थिंकर के अंदर में आ जाती है, पार्टिकुलरली थॉट के अंदर इनके। और इनकी जो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है थिंकिंग को एज अ थिंकिंग अबाउट बैरियर। उन्होंने कहा कि कोई सीमा नहीं होनी चाहिए थिंकिंग की, बैरियर के बारे में बात की है। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की मीनिंग दी, जैसे पॉलिटिक्स, पावर, लव, वायलेंस। और उन्होंने एक टर्म दिया था बैनलिटी ऑफ इविल्स। अब ये बैनलिटी ऑफ इविल क्या है, एक्चुअली में क्या था कि इनका कहने का मतलब था कि जो जब ज्यूस को वहाँ पे जर्मन में मारा जा रहा था, तो हिटलर का एक सिपह सलार था, तो वो उसकी बात को ऐसे मान रहा था जैसे अंधा आदमी होता है ना, उसको आँख में पट्टी बांध के, तो वही बताया जा रहा था। तो उनकी जो मैथडोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और फेनोनोलॉजी पे वो काम करती थी। तो ये थी कि जर्मन में ज्यूज थी जो हिटलर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और असाइलम में गई थी यूएसए के। और मैं उनका जो मेजर पॉलिटिकल वर्क जो था वो टोटलिटेरियनिज्म पे था, और वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था इसके, और कंट्रोवर्शियल भी थी। क्रिटिसाइज़ उन्होंने किया था कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल्स को। तो मेजर वर्क जो इनका था वो था फिजियोलॉजिकल वर्क पे, टोटलिटिज्म पे और रिवोल्यूशन पे। थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। और उनकी जो इश्मान इन जेरूसलम में जो था तो उनकी जो फिजियोलॉजिकल व्यू हैं, जो बुक लिखी थी उन्होंने ऑन ह्यूमन कंडीशन, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि ह्यूमन की दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है एक्टिवा, वीटा एक्टिवा जो एक्शन करता है, एक होता है वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा मतलब थिंकिंग। एक तो वो काम करता है और एक का सोचता है। तो ये है उनकी। तो आउट ऑफ एक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सोचे। कॉन्टेम्पलेशंस के बारे में बताया था कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था प्लूटो को सजेस्ट करने के लिए, कि उन्होंने कहा था कि जो सोचना है वो काम से ज़्यादा सुपीरियर है। और उन्होंने अप्रिशिएट किया था मार्क्स को कि उन्होंने जो एक्शंस ओवर थिंकिंग के बारे में बात की थी। उनकी हायरार्की जो है एक्शंस की जो है लेबर पे है और वर्क पे है और एक्शन पे है। लेबर के बारे में उन्होंने जो बातें बताई थी कि लेबर को कहा था लेबर इज़ द एक्शन। और उन्होंने बताया कि जो परफॉर्म करता है उसकी नेसेसिटी के अलावा, मतलब जो उसकी नेसेसिटी उसके अलावा और कोई भी उसकी परफॉर्मेंस को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने एक वर्ड किया था, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्शन। तो उन्होंने ये भी कहा था कि इंसान को जो फ्रीडम जो मिल जाती है वो उनके पास फ्रीडम नहीं है जब तक वो एक्शन नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें थी। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था मार्क्स को फॉर एस्टैब्लिशिंग द एक्शन एज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड सुपीरियर ओवर द एक्शंस। तो ये सारी चीज़ें थी। वर्क के बारे में उन्होंने कहा था कि वर्क जो बिलोंग करता है वो सोशल स्फीयर से करता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दीज एक्शंस आर नॉट नेसेसरी एज अ लेबर। ये बात कही थी उन्होंने कि जो एक्शंस है वो ज़रूरी नहीं है कि लेबर के हिसाब से किया जाए। मेन के बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत सारे फ्रीडम के स्कोप हैं, जैसे कि वो परफॉर्मेंस कर सकता है मेंबर का सोसाइटी वगैरह बन के। और एक्शन में एक्शन को उन्होंने हाईएस्ट हायरार्की में रखा था। उनका कहने का था कि एक्शन जो है वो ट्रू सेंस है और वो पॉलिटिकल अफेयर को और ट्रूली ह्यूमन कंडीशन को इस तरह डिफाइन करते थे। और
उन्होंने कहा था कि आइडिया जो है विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल स्फेयर इन ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी मच नियर टू द अरस्तु। तो ये बात उन्होंने कही थी कि जो अरिस्टोटल जो है बाय नेचर जो है पॉलिटिकल एनिमल है, अन्ना अरेंट ने कहा था ह्यूमन बीइंग को पार्टिसिपेट करना चाहिए था पॉलिटिकल अफेयर में। अन्ना अरेंट के बारे में जो बताया जाता है कि उन्होंने बताया था कि ज्यूस का सबसे बड़ी जो वो पॉलिटिकल में नहीं आ रहे थे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर थिंकिंग का जो इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट था इनकी थिंकिंग का वो था कि मैं उनका जो एक्सपीरियंस हुआ था जूइश कम्युनिटी में कि सफ़र किए थे हिटलर के इम्पैक्ट वगैरह से, तो जूइश के से जैसे कि इकोनॉमिक स्फेयर में जूइश बहुत ज़्यादा थे लेकिन उन्होंने निगलेक्ट किया था पॉलिटिकल स्फेयर में आने की वजह से, और उनकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, एक्सप्लॉइट हो गए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि रीज़न ही यही था उनके। और थिंकिंग अब मॉडर्निटी के बारे में अन्ना अरेंट क्या सोचते हैं कि मॉडर्निटी की जो मॉडर्निटी है जो है उनके बिलीव ये था कि मॉडर्निटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ। बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी ही ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा था कि निगलेक्ट करना पॉलिटिकल स्फेयर को ये बड़ी यही राइज करता है टोटलिटेरिज्म्स को। तो ये चीज़ें बात आई थी उन्होंने। फिर उन्होंने उनके अन्ना अरेंट की जो मेथोडोलॉजी बता दिए थे फेनोमेनोलॉजी है एंड वो किस तरह से काम करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीजन एक्सपीरियंस पे काम करता है ये। उनकी फिलॉसफी में वीटा एक्टिवा वीटा कॉन्टेम्पलेशन बता दिया मैंने, हायरार्की फ्रीडम प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में मैं बताता हूँ तो आपको। तो ये है उनकी व्यू। तो टोटलिज्म के बारे में तो उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म्स के बेस्ड कहा था कि ये एक तरह का रिप्रेजेंट करता है, स्केल ऑफ वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। उनके मिथ ऑफ आइडियोलॉजी मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म्स है उसकी सपोर्ट जो राइज हुआ था वो इसकी वजह से हुआ था कि आप एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटिव नेचर की वजह से हुआ था। और किसी इंसान को अगर उसके फ्रीडम नहीं दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ ह्यूमन कंडीशंस हो जाती है। और यही होते ही टोटलिटेरियन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट क्यों है। उन्होंने कहा था कि वो यूज़ करते हैं वायलेंस को, आइडियोलॉजी को, और वायलेंस आइडियोलॉजी जो है वो पावर से आती है, ठीक है। ये इस तरीके से उन्होंने टोटलिटेरिज्म्स को ये कहा था और इसकी क्रिटिसाइज़ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये टोटलिटेरियनिज्म्स जो है वो सस्टेन इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे एक आइडियोलॉजी लगती है, जैसे कि एक सोच लगती है जो उसको एक दूसरे को लिंक करती है, ठीक है। और इसी लिंक के वजह से वो जो एक वर्चस्व है कि हाँ मैं हूँ, तो वो कायम हो जाता है। तो ये थी उनकी। अब हम आते हैं मिथ क्या था कि सोशल सुपरिटी, रेशियल सुपरिटी के बारे में इंसान सोचने लगता है कि नहीं भाई मेरी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मेरी रेस जो है वो अच्छी है, वो आगे बढ़े, इस वजह से। अब व्यू ऑफ पावर के बारे में जो उन्होंने कहा था कि ये एक्टिंग इन कंसर्न की मतलब एक्टिंग इन कंसर्न का मतलब है अन्ना अरेंट ने कंसेप्शन किया था कि पॉलिटिकल पावर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल व्यूज़ अबाउट द पावर। उन्होंने कहा था कि पावर जो है ना वो सेंट्रली एनालाइज किया, सेंट्रली गवर्न होनी चाहिए, मतलब कि पॉलिटिकली एनालिसिस में होनी चाहिए। मतलब कॉन्वेंशनली थ्योरी जो कहती है पावर के बारे में कि पावर एज अ डोमिनेशंस, तो कॉन्वेंशनली थ्योरी जो सजेस्ट करती है कि सोर्स ऑफ पावर जो है फॉर, जैसे कि लिबरल के बारे में उन्होंने बात की थी, लिबरल और पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल पावर इज अथॉरिटी के बारे में बात की थी उन्होंने कि जो पॉलिटिकल पावर है वो अथॉरिटी बेस्ड है। अथॉरिटी किस बेस्ड है, लॉ बेस्ड है। एंड पावर जो बिलोंग्स करती है, किससे बिलोंग्स करती है, स्टेट से बिलोंग करती है। बल्कि मार्क्सिस्ट का जो था वो ऑनरशिप था। ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शंस करें हम और उसमें इकोनॉमिक पावर दें। तो इकोनॉमिक पावर किस चीज़, इकोनॉमिक पावर अगर बढ़ेगी तो वो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर की है। और ग्रामसे ने इस चीज़ को मॉडिफाई करके कहा था कि मास जो बात कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी और कल्चरल सोच की बात कर रहे हैं ना, और ऑल्सो वो बात कर रहे हैं कि पावर एज अ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। अन्ना अरेंट का पावर के बारे में ये था कि ये डील करती है पॉलिटिकल पावर पे,
मतलब कि कंपैरेटिवली अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का स्ट्रेंथ वायलेंस के बारे में बात की थी उन्होंने, फोर्स के बारे में बात की थी कि जो फिज़िकल फोर्स है वो कहाँ से आती है, वो पावर से आती है जो वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग के अंदर में। स्ट्रेंथ कहाँ से आता है, स्ट्रेंथ जो आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल से, जो कोई मजबूत है तो कोई ज़्यादा है, बट ये पावर से नहीं आता है। और वायलेंस कहाँ से आता है, वायलेंस जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट का, वेयर द पावर गिवन बाय द सिविल सोसाइटी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि द पावर इज़ नाइदर फोर्स का था और स्ट्रेंथ का था और वायलेंस का था। पावर बिलोंग करता है एक्टिंग इन कंसर्न से, ये चीज़ें उन्होंने कही थी। अब कंपेरेटिवली फ्रेंच अमेरिकन रिवोल्यूशंस, ये सारे जो रिवोल्यूशंस जो आए थे वो फ्रेंच रिवोल्यूशंस के कंपेयर में, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन अमेरिकन रिवोल्यूशन के क्या था कि उन्होंने कंपेयर किया था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन और अमेरिकन रिवोल्यूशन को कंपेयर किया था। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन को और अप्रिशिएट किया था अमेरिकन रिवोल्यूशंस को। उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज़ किया था फ्रेंच रिवोल्यूशंस को, ये कहा था कि जो प्राइमेसी है इकोनॉमिक जो क्वेश्चंस है वो इस्टेब्लिश डिक्टोरियल रिजीम के बारे में हो रहा है, डिक्टेटरशिप्स जो हुई है वो फ्रांस में हो रहा है, जबकि अमेरिकन रिवोल्यूशंस गेव द प्राइमेसी टू द पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रही हैं वो, और इकोनॉमिक क्वेश्चंस के बारे में नहीं बात की जाती, प्राइवेट स्फेयर के बारे में नहीं बात हो रही है। उन्होंने अमेरिकन रिवोल्यूशंस को एज अ क्लीन रिवोल्यूशन कहा था और फ्रेंच रिवोल्यूशंस को एज अ टेल ऑफ नेसेसिटीज़ कहा था। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। ब्लाइंड ओबिडेंस मैंने आपको बता दिया, बेनल्टी का मतलब होता है ब्लाइंड ओबिडेंस, एंड डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है मीनिंग ऑफ, अच्छा डिसएग्रीमेंट का जो है कि फॉर्म ऑफ पावर है। मीनिंग ऑफ पावर का मतलब है कि बर्नार्ड रॉसल ने कहा था कि पावर जो प्रोडक्शन ऑफ किसी चीज़ की इफेक्ट जो है ना, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि पावर प्लस लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी क्या कहते हैं और टायरनी क्या होती है, मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ अभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो था अन्ना अरेंट का जो कॉन्सेप्ट था बेनल्टी ऑफ इविल, ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अब आता है कि अन्ना अरेंट की पावर के बारे में क्या बात करती हैं, जिसको रॉसल जो थे वो रॉसल्स ने क्या कहा था कि अन्ना अरेंट का जो रियल अप्रोच था ओवर ट्रेडिशन पॉलिटिकल फिलॉसफी पे, वो चाहती थी कि रिड्यूसिंग पॉलिटिक्स इन डोमिनेशंस, और वो कंसील करना चाहती थी कि सेंट्रल पॉलिटिक्स फेनोमेना को लाना चाहती थी। जैसे सेंट्रल पॉलिटिक्स फेनोमेना कंसीलिंग, जैसे कि पावर जो है सेक्शंस है। अरिहंत का ओन कंसेप्ट ऑफ पावर था, उनका कहने का मतलब था कि जो एक्शन है वो ज़्यादा मायने रखता है, और इन सब चीज़ों की जैसे कि बात की उन्होंने। अब आती है लेजिटिमेसी, ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी के बारे में बात करने के लिए। तो एक बात बता देता हूँ, पावर प्लस लेजिटिमेसी बनती है ऑथोरिटी। अब लेजिटिमेसी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एन एक्ट और अरेंजमेंट विच इज़ रिगार्डेड एज अ लॉफुल बाय द इफेक्ट बाय इट। अब एक तरह का एक्ट है, क्वालिटी है, लेजिटिमेसी का मतलब होता है जो एक लॉफुल लॉ के हिसाब से आया हुआ है। और टायरनी क्या है, पीपल को अगर हम ज़बरदस्ती किसी काम को कराते हैं अंडर प्रेशर जबकि वो खुश नहीं है, उसी को कहते हैं टायरे। अब देखो मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर, देखो पावर जब आती है ना तो दो चीज़ होता है, एक तो एजेंट बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है। अब एजेंट क्या करेगा, कमांड करेगा, और सब्जेक्ट क्या करेगा, उस चीज़ को ओबीडेंस बनेगा, मतलब ओबीडेंस को मानेगा। और उसके अंदर दो चीज़ होती है, या तो फेयर होगी या कंसेंट होगा, या मोटिवेशन होगा या कोएसिव होगा। अब क्या होता है इसके अंदर, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी पे कमांड करेंगे तो वो मोटिवेट होगा, ठीक है। अगर वो फोर्सफुली होता है, किसी काम को करता है, तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, टायरनी होगा। अगर वो अपने मन से मोटिवेट होकर करता है तो वो ऑथोरिटी होगा। तो ये उसकी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पावर जो है वो मोटिवेशंस और ऑबिडेंस से होता है, ये मैंने बता दिया, तभी वो ऑथोरिटी बनता है। अच्छा, फॉर मासेस जो है स्टेट को रिप्रेजेंट
जो पावर जो करते हैं वो कोहेसिव होता है और पीपल ओबे स्टेट आउट ऑफ द फेयर। मार्क्सिस्ट के हिसाब से जो भी स्टेट कहता है वो डर से नहीं करते हैं, वो बात मानते हैं। मैक्स वेबर के हिसाब से क्या ऑथोरिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेजिटिमेसी का मतलब बता दिया, व्हाट पीपल कंसिडर टू अप्रोच। थ्योरी ऑफ पावर के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो एलीट थ्योरी ऑफ पावर का क्या होता है कि ये विल्फ्रेडो प्रेटो जो थे, इन्होंने उन्होंने द माइंड ऑफ द सोसाइटी में लिखा था कि एलिट्स जो है इंडिकेट करता है सुपीरियर ग्रुप को। जो पैसे वाले होते हैं वो सुपीरियर ग्रुप को, सोसाइटी में दो लोग होते हैं, एक एलिट्स होते हैं, एक मासेस होते हैं। एलिट्स में आते हैं जैसे गवर्निंग एलिट्स होते हैं और नॉन गवर्नमेंट एलिट्स होते हैं जो अपनी सर्कुलेशंस को बरकरार रखते हैं, और ये लीडरशिप की क्वालिटी फेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मासेस को, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है वो क्या करते हैं कि ये सारे जो पावर के एलिट्स ग्रुप के बारे में बताया गया है कि एलिट्स ग्रुप की क्या है। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के बारे में है कि प्लूरलिस्ट इमर्ज एज अब, देखो प्लूरलिस्ट के बारे में मैंने पहले चैप्टर में बता रखा है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओलार्गी बट इज़ द पॉलिलार्गी। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी ऑफ पावर के बारे में मैंने बता दिया है कि नई सेंचुरी के हिसाब से फिलॉसफी है, ना कि लिटरेसी को क्रिटिसाइज़ किया गया है। अन्ना हरंत के ने डिस्क्राइब किया था थिंकिंग विदाउट बैरियर के बारे में, मैंने आपको बता दिया था। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था टोटलिटिज़म्स को, उनका मेजर वर्क भी बता दिया, ह्यूमन कंडीशन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल एंड ऑन रेवोल्यूशंस के बारे में, एक्टिवा के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनके कंसर्न थे। पावर की मेटामॉर्फोलॉजी सजेस्ट की थी उन्होंने, व्यू ऑफ मॉडर्निटी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं लास्ट में रिवीजन भी रख देता हूँ। तब तक के लिए अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।